प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 16 है आपके उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसेस आपको दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं और आप अच्छे से जीव विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 16 है आपके एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का। चैप्टर का नाम है आपके उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्सर्जन की, यानी उत्सर्जन क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों से शरीर से निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और अपशिष्ट पदार्थों के निकालने की जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो जो उत्सर्जन है उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहली श्रेणी कौन सी है, एमिनोटेलिक जंतु। ओके, अब एमिनोटेलिक जंतु क्या होते हैं, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना। अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। और इसके उदाहरण कौन कौन से दे रखे हैं, जैसे जलीय जीव दे रखे हैं, अमीबा, हाइड्रा और मछलियां। उसके बाद में है यूरियोटेलिक। ओके, तो यूरियोटेलिक क्या होते हैं, यूरिया का शरीर से बाहर निकालना। जैसे अमोनिया है उसको वृक्कों द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। और नेक्स्ट है कि इन जीवों को जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक जीव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण कौन कौन से हैं, समुद्री मछलियां हैं और स्तनधारी हैं। उसके बाद में तीसरा है आपके यूरिकोटेलिक जंतु। अब यूरिकोटेलिक जंतु क्या होते हैं, तो यूरिकोटेलिक जंतु की क्या परिभाषा होती है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक जंतु कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं, तिलचट्टा है, पक्षी, स्थलीय सांप और छिपकलियां, इनमें जल की बहुत कमी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो मानव है उसके उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी कौन होता है, वृक्क होता है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें किडनी की। जो वृक्क होता है तो वृक्क क्या है कि यह मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है तथा 70 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। और यह सेम के आकार तथा भूरे रंग का होता है। और उदर गुहा में पीठ की और आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दाएं और बाएं भाग में क्या होता है, स्थित होता है। ओके, और शरीर में स्त्रावित समस्त जो रस हैं उनका क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसके बाद में है मूत्रवाहिनी। अब देखिए मूत्रवाहिनी क्या होती है, हाइलम से मूत्रवाहिनी निकलकर मूत्राशय में खुलती है और मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। और इनकी जो भित्ति है वो अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में है मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है, थैलेनुमा संरचना, कुछ समय के मूत्र एकत्रित रहता है। और मूत्र मार्ग क्या होता है, तो जो यूरेथ्रा है वो क्या होता है, तो मूत्राशय की जो ग्रीवा है उससे एक पतली नलिका निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और मूत्र मार्ग पर कंपार्टों की तरह अवरोधनी होती है जो मूत्र मार्ग को क्या करती है, क्लोज करती है, बंद रखती है। उसके बाद में है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है इसका रेखा चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाम भी दे रखे हैं। तो अच्छे से आपको ये डायग्राम, ये जो रेखा चित्र है ये आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में है वृक्क की संरचना।
तो वृक्क की जो संरचना है, वयस्क मनुष्य के वृक्क की जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 से 7 सेंटीमीटर और जो मोटाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर और जो भार होता है, इसका जो वेट होता है, वजन होता है वो 120 से 170 ग्राम होता है। ये आपको जरूर याद रखना है। और वृक्क के जो केंद्रीय भाग हैं उसकी भीतरी अवतल सतह के मध्य में खांच होती है जिसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। और इससे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। और पेलिवस और कैलिकस यानी हाइलम के भीतरी और कीप के आकार की रचना होती है जिसे वृक्कीय जो श्रोणी है, पेलिवस है, वो कहलाती है। और इससे निकलने वाले जो प्रक्षेप हैं, जो प्रोजेक्शन हैं, उनको चषक या कैलिकस कहते हैं। और वृक्क है उसमें दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो बाहरी भाग होता है जिसको वल्कुट कहा जाता है, इंग्लिश में उसको कोर्टेक्स कहते हैं। और दूसरा है भीतरी भाग जिसको मध्यांश कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। तो मध्यांश भाग पिरामिड में बटा होता है जो कि कैलिकस में फैले रहता है। और जिसमें वल्कुट है, मध्यांश है, पिरामिड है, पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बर्तीनी स्तंभ कहा जाता है। ओके, और ये इसका डायग्राम दे रखा है, वृक्क के भाग का रेखाचित्र दे रखा है। उसके बाद में है वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना। वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना, तो वृक्काणु या नेफ्रॉन की जो संरचना है वो आप देख सकते हैं कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई जिसे वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है, लगभग 10 लाख जटिल नेफ्रॉन प्रत्येक वृक्क में पाई जाती है। नेफ्रॉन के दो भाग कौन कौन से हैं, जिसमें एक तो बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट के बारे में भी कंप्लीट दे रखा है इसमें। और दूसरा है आपके वृक्क नलिका, तो वृक्क नलिका के बारे में भी कंप्लीट दिया गया है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में है वल्कुटीय वृक्क, और यहाँ पर सेकंड दे रखा है सानिध्य मध्यांश वृक्काणु, जहाँ पर तीसरा दे रखा है परिनलिका केशिका जाल। ओके, ये भी आपको कंप्लीट तैयार करना है। और इसके जो डायग्राम दिए गए हैं, रेखा चित्र दिए गए हैं, वो आपको जरूर बनाने हैं, उनका जरूर प्रैक्टिस करना है आपको। मूत्र निर्माण आप देख सकते हैं, मूत्र निर्माण है उसमें 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? एक तो गुच्छीय निस्यंदन अथवा सूक्ष्म निस्यंदन, कंप्लीट दे रखा है आपको, कंप्लीट आप तैयार कर सकते हैं। और दूसरा है पुनः अवशोषण, तो पुनः अवशोषण भी आपको कंप्लीट दिया गया है। नलिका श्रावण दे रखा है, नलिका श्रावण भी आपको कंप्लीट दिया गया है। और ये रेखा चित्र दे रखा है, डायग्राम दे रखा है कि नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा प्रमुख पदार्थों का पुनरावशोषण और श्रवण, ओके, जो गमन की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मूत्र के बारे में कंप्लीट दिया गया है। उत्सर्जन का नियमन आप देख सकते हैं जिसमें एल्डोस्टेरोन दे रखा है और एंडी डाईयूरेटिक हार्मोन दे रखा है, एडीएच हार्मोन दे रखा है, थायरोक्सिन और पैराथार्मोन, और यहाँ पर एएनएफ दे रखा है, ये भी आपको तैयार करना है। और निस्यंदन यानी क्षनित को सांद्रण करने की जो क्रिया विधि है वो आप देख सकते हैं, प्रतिधारा सिद्धांत दे रखा है, कंप्लीट आपको तैयार करना है। और यहाँ पर दे रखा है, ये डायग्राम है आपके, रेखा चित्र है, नेफ्रॉन तथा वासा रेक्टा द्वारा निर्मित प्रतिधारा प्रवाह क्रिया विधि। और उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, जिसमें त्वचा दे रखा है, संवेदी ग्रंथि दे रखी है, यकृत दे रखा है, लीवर दे रखा है, जो आंत है वो दे रखी है, फेफड़े दे रखे हैं। और वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के जो कार्य हैं वो दे रखे हैं, समीपस्थ संवलित नलिका और हेनले लूप दे रखा है, दूरस्थ संवलित नलिका दे रखी है आपको, और संग्रह नलिका दे रखी है। तो कंप्लीट आपको तैयार करनी है। तो एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान के सभी चैप्टर के नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसेस दिया गया है। और इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।